हेलो फ्रेंड्स, एम हाई चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में 1857 से पहले के एक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम 1857 के बाद के एक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। 1857 आप जानते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई के बाद जो एक्ट्स आए वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से थे। तो जो सबसे पहला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसकी खास बातें क्या थी? पहला तो ये था कि जो भारत की सरकार थी वो अब डायरेक्टली क्राउन के अंडर काम करती थी। मतलब कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू अब जो भी लॉज थे वो बनाए जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब भारत में ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट थिंग, गवर्नर जनरल जो थे भारत में होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब उनको वायसराय कहा जाता था। गवर्नर जनरल का ऑफिस खत्म कर वायसराय का इस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करनी चाहिए आपको। फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और एक वायसराय के अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस भी इस्टेब्लिश किया गया, और वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होते थे उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस दिया जाता था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसकी खास बातें थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनको भी अब लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई। और इसके अलावा वायसराय कुड नॉमिनेट इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वायसराय थे वो उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस को भी अब नॉमिनेट कर सकते थे। इसके आगे है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके अंदर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे इंडियंस के अलावा, और इंडियंस भी, उनकी गिनती को बढ़ा दिया गया। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस थी उनमें भी नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट करने की प्रोविज़न की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। जो मॉर्ले थे वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो मिंटो थे वो वायसरॉय थे इंडिया के उस टाइम, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। इसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबरशिप इंक्रीज टू 60 फ्रॉम 16। उनका जो नंबर था, गिनती थी, वो बढ़ा के 16 से 60 कर दी गई। इसके अलावा इसकी जो खास बात थी वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया गया मुस्लिम्स के लिए 1909 के एक्ट में। अब मुस्लिम्स के लिए जो थे वो अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड कर दी गई। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। और इसके अंदर डायरकी, बल्कि द्विशासन की व्यवस्था की गई प्रोविंसेस के अंदर।
डायरार्की में क्या था कि जो भी पावर्स थी, सब्जेक्ट्स थे, उनको दो भागों में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर जनरल उनको उनकी जो मिनिस्टर्स थे जो कि लेजिस्लेटिव के प्रति जवाबदेह थे, उनकी सलाह से का उनको मेंटेन करते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को। और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे वो गवर्नर जनरल डायरेक्टली अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर उनको देख सकते थे उन मैटर्स को, और वो उन मैटर्स के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति जवाबदेह भी नहीं थे। इसके अलावा सब्जेक्ट्स को सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में बांटा गया। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे उनको सेंट्रल के अंदर रखा गया, और बाकी सब्जेक्ट्स को प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव उनको देख सकती थी। इसके अलावा डायरेक्ट इलेक्शन इसमें शुरू किया गया। जो मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो डायरेक्ट इलेक्शन से अब चुने जाते थे, और लेजिस्लेटिव मेंबर्स, मगर ये इलेक्शन यूनिवर्सल इलेक्शन नहीं थी, मतलब कि सभी को इस इलेक्शन में भाग लेने का हक नहीं होता था। केवल कुछ लोग जो टैक्स पे करते थे या अच्छी प्रॉपर्टी रखते थे, सिर्फ उनको ये वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अब सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन के लिए भी शुरू कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सबसे पहली बात तो है कि ये जो फ्री इंडिया का, आज़ाद भारत का संविधान है, उसका बेस तैयार करता था, बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। इसके अलावा डायरार्की अब प्रोविंसेस में ख़त्म कर दी गई और सेंट्रल लेवल पर शुरू किया गया डायरार्की को। जो सब्जेक्ट्स को बांटा गया था ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में। इसके अलावा पावर्स की डिवीज़न की गई फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। फेडरल लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स थे उन पर सिर्फ सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी वो कानून बना सकती थी। प्रोविंशियल लिस्ट पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव थे वो कानून बनाते थे, और कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों ही लेजिस्लेटिव्स कानून बना सकती हैं। यही लिस्ट अब भी भारत में चल रही हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइज को 10% के लगभग जो जनसंख्या थी भारत की उस तक बढ़ा दिया गया, मतलब कि जो वोट देने का अधिकार है वो अब ज़्यादा लोगों को दिया गया। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन उस टाइम जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उसमें इंडियंस का साथ पाने के लिए एक मिशन भेजा गया भारत में, क्रिप्स मिशन, और उसने कुछ प्रोविजंस दी। वो ऐसे थी कि एक तो उन्होंने क्रिप्स मिशन ने डोमिनियन स्टेटस भारत को देने की बात कही कि तकरीबन लगभग आज़ाद होगा भारत उसमें। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, मतलब कि संविधान सभा के इलेक्शन करवाने की प्रोविज़न की गई इसमें। इसके आगे है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसके अंदर भारत छोड़ने का प्लान था, क्विट इंडिया का। अब ब्रिटिश सरकार बिल्कुल भारत छोड़ना चाहती थी और उसने कैबिनेट मिशन को भेजा भारत में। और कैबिनेट मिशन ने एक और इम्पोर्टेंट जो बात कही, वो जो पाकिस्तान की डिमांड थी मुस्लिम लीग की, उसको रिजेक्ट कर दिया था। इसके आगे है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट ने दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने की बात कही, इंडिया और पाकिस्तान, और ये दोनों ही फ्री स्टेट्स होंगी, इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो अब फ्री थी टू ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान और टू रिमेन फ्री, मतलब कि वो चाहे तो अपनी मर्जी से इंडिया को ज्वाइन कर सकती थी, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकती थी, या फिर आज़ाद भी रह सकती थी। और 14-15 अगस्त की रात को स्पेशल सेशन बुलाया गया पावर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, भारतीय संविधान सभा को पावर्स देने के लिए। जो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो कानून बनाती थी, अब उसकी पावर संविधान सभा को दी गई। और जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो अब भारत की पहली पार्लियामेंट बनी। उस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने फ्री इंडिया के। और जो फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे
वो थे सी राजगोपालाचारी। ये इंडियन गवर्नर जनरल थे। ये दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये नोट करने चाहिए। तो ये थे 1857 के बाद के इम्पोर्टेंट एक्ट्स। थैंक यू।